ना दबाव के साथ दाहिने कंधे पे पीछे, बाएं कंधे पे आगे। इसको हर कोई कर सकता है, लेकिन अपनी क्षमता का ध्यान रखना है। कोई जबरदस्ती नहीं करनी, बिल्कुल ढीला छोड़ा हुआ। जितना आपका सर जाता है, आप खुद आप स्वयं महसूस करेंगे कि जैसे आप दबाव के साथ आप कंधे को कान के साथ मिलाने का प्रयास कर रहे थे, अब आपका कान जो है स्वयं ही कंधे के साथ मिल रहा है। बीच में हल्का सा रुकेंगे, थोड़ा सा विश्राम, पुनः मुस्कुराइए, सामने देखिए, फिर आगे गर्दन को लुढ़काइए, ढीला छोड़िए, बाएं कंधे के ऊपर ले जाइए, दाएं पीछे और दाएं कंधे के ऊपर। जैसे पहले आपने किया था उसका विपरीत पूरी तरह से कोशिश करनी है, प्रयास करना है, और मन को प्रसन्न रखना है। मन की प्रसन्नता ही तो है जो आपको प्रतिदिन जागने के लिए उत्साहित रखती है। ये आपका आत्मविश्वास ही तो है जिससे आपकी गर्दन का आप सूक्ष्म व्यायाम कर पा रहे हैं, जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हल्का सा विश्राम करेंगे, थोड़ा सा रुक जाएंगे, लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़िए और थोड़ा सा आंखें बड़ी सी खोलिए, सामने देखिए, बंद कर लीजिए, फिर खोलिए, बंद कर लीजिए, फिर खोलिए, बंद कर लीजिए, बाएं देखिए, ऊपर दाएं नीचे, थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम आंखों के लिए भी। पूरा क्लॉकवाइज, पूरा सर्कल, बड़ी सी आंखें खोलते हुए, बीच में फिर रुकेंगे, फिर बड़ी सी आंखें खोलते हुए मुस्कुराएंगे, फिर दाई तरफ देखें, आसमान की तरफ, बाएं और नीचे, जैसे पहले किया था उसी का विपरीत। लगभग लगभग सूक्ष्म व्यायाम के माध्यम से आपने शरीर के सारे हिस्सों को खोलने का प्रयास किया, सारे जॉइंट्स को खोलने का प्रयत्न किया। आंखें बंद कर लीजिए, टाइट बंद कीजिए, बड़ी सी आंखें खोलिए, फिर टाइट बंद कीजिए, फिर थोड़ा सा टिमटिमाने का प्रयास करें। ठीक है। लंबी गहरी सांस लें, आराम से सांस छोड़ें, और बड़ी ही प्रसन्नता के साथ में गर्व महसूस करें कि आप इतनी देर वज्रासन में बैठ पाए। बाएं पैर को खोले, आगे बढ़ाए, दाएं पैर को भी खोले, आगे बढ़ाए, दोनों पैर के घुटनों को थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हुए। कि यही हमें यहाँ से, इसको अगर हम कंट्रोल में रखेंगे तो हम यहाँ रह सकते हैं। लेकिन उन्होंने, आपको शायद ध्यान होगा कि सिंगापुर में वो आ गए थे लड़ाई लड़ते हुए, उन्होंने अंग्रेजों को एक दफा तो बड़ा इस ऐसी स्थिति कर दी थी, अंग्रेजों ने अपने जाने का बिस्तर बोरिया बांधने का इंतजाम कर दिया था। लेकिन उन्हीं दिनों में अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पे बम डाले 2 अगस्त में, 8 और 9 अगस्त को। उसके बाद में जबकि जापान बहुत कमजोर हो गया, नेताजी को हमें जाना पड़ेगा, और जापान से उनको बहुत सपोर्ट मिल रही थी। नेताजी का जो वहां से बचने के लिए सिंगापुर से उन्होंने हवाई जहाज में वहां से चले, और 1945 नेताजी का कहते हैं कि उस हवाई जहाज में जो जा रहे थे उस प्लेन का क्रैश हो गया, और अब ये कोई निश्चित नहीं हो सका कि वाकई उनकी डेथ उस प्लेन क्रैश में हुई थी या नहीं हुई थी। ये अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि हमारा जब देश आजाद हुआ, आजाद होते होते भी अंग्रेज उनसे इतने घबराते थे, एक कंडीशन रखी कि अगर 20 सालों में भी नेताजी का कहीं पता चल जाएगा तो हमारी भारत सरकार अंग्रेजों को उनको सौंप देगी। अब ये बड़ी विचित्र सी बात है, अब कह नहीं सकते। नेताजी को अगर सही साथ मिलता, नेहरू और गांधी, इन 2 नामों की वजह से नेताजी को वो महत्व नहीं मिल पाया। अदरवाइज हमारा देश जो आजाद हुआ है 1947 में, उससे पहले ही हमको आजादी मिल जाती। लेकिन एक डर था कि अगर उससे पहले आजादी मिल जाती तो सुभाष चंद्र बोस
उस आजादी के नायक होते और हमारे पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस बनते। वो एक कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से सुभाष चंद्र बोस जी के सारे जो अपने काम किया, उनको जानबूझ के हमारी सरकार ने वो महत्व नहीं दिया और उनको वो स्थान, उचित स्थान नहीं मिला जो हमारे देश में उनको मिलना चाहिए था। एक एक विशेष घटना जो इसी लड़ाई में हुई है, वो हम जानते हैं कि जलियांवाला बाग में बहुत बड़ा मासकर हुआ था, जहां लोग इकट्ठे हुए थे और अंग्रेजों ने जनरल डायर ने वहां पर हमारे हिंदुस्तान ने करे थे, उनको मारा था। उसको हम मानते हैं सबसे बड़ा मासकर हुआ था और वो हमारे पढ़ाया भी जाता है, सब लोगों की जानकारी में भी है। परंतु तो अफसोस ही है कि उससे भी बड़ा एक मासकर हुआ था, उसको हम हिंदुस्तानियों को शायद किसी को नहीं मालूम है। जगह है वहां पर कलकत्ता में, नीलगंज में भी इसी तरह से हमारे सुभाष चंद्र बोस जी को मानने वाले उनको फॉलोअर्स इकट्ठे थे, वहां पर भी इसी तरह से मशीन गन से हमला किया था। और जलियांवाला बाग में तो करीब 1800 लोग या 1500 लोग मरे थे, वहां पर 2300 लोग मरे थे, 2300 लोग। उसको भी हमारे इतिहास में दर्ज नहीं किया गया, हम लोगों को बताया नहीं गया। उसकी वजह सब ये बताते हैं कि अगर उसको महत्व दिया जाता तो उससे सुभाष चंद्र बोस जी को और ज्यादा महत्व हो जाता हमारे इस आजादी की लड़ाई में। जानबूझ के उस जगह को, जिस हमें एक यादगार बननी चाहिए थी, जैसे जलियांवाला बाग बना हुआ है, गवर्नमेंट ने वहां पर एक जूट इंस्टीट्यूट बना दिया उस जगह पे जहां ये घटना हुई थी। ये जानबूझ के इसलिए किया गया ताकि इस जगह को लोग बाग भूल जाए। कुछ लोगों ने अभी भी याददाश्त के लिए एक छोटा सा मॉन्यूमेंट बनाया हुआ है उस जगह के लिए। उस जगह पे वो लोगों ने अपना बनाया हुआ यादगार के लिए, यहाँ भी ऐसी एक दुर्घटना हुई थी। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि हमें ये बड़ा अफसोस है कि नेताजी जो हमारे आजादी के सबसे बड़े नायक थे, उनको वो स्थान, उचित सम्मान नहीं मिला। अब धीरे धीरे उनके बारे में यहाँ लाल किले में, दिल्ली में भी एक म्यूजियम बनाया गया है नेताजी के नाम पे। उनको उचित सम्मान देने की कोशिश की जा रही है थोड़ा। और आज एक बड़ा विशेष कारण है कलकत्ता में, जो विक्टोरिया मेमोरियल है कलकत्ता में, वहां पर आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज एक विशेष कार्यक्रम रखेंगे। उनको उस महान विभूति को इसी तरह से याद वापिस हमारे इस जनमानस को पता चले कि उनका कितना बड़ा योगदान था, उनको कुछ थोड़ा सम्मान दिया जा रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है, अच्छी बात है। और इसी के साथ मैं आज अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से सम्मान के साथ हम नेहरू अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को याद करते हैं। और मैं और साथियों से अनुरोध करूंगा कि उनके बारे में कुछ विशेष जानकारी किसी को हो तो बताएं, साथ करें। मंजू बहन जी हैं शायद हमारे पास हमारे साथ में। ओम धन्यवाद। ओम सर्वा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी तरह से हम सभी की यादों को ताजा करने के लिए, यूं तो हृदय में रहती हैं, अपने जितने भी शहीद हैं उनकी सारी यादें जो हमने पढ़ी थी सब हमेशा हृदय में रहती हैं। आपने पुनः ताजा की, उसके लिए अति धन्यवाद। आइए आगे, हमारे साथ आज बहुत सारे लोग जुड़े हैं। आप उनमें से बहन मंजू अग्रवाल जी, प्रणाम आपको। अगर आप सुन पा रहे हैं, 2 शब्द आपके भी हो जाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। मंजू बहन जी।
ओम जी, ओम जी। आप सबको प्रणाम। स्वामी जी और आचार्य जी को प्रणाम करते हुए, सिरोहा जी ने सब कुछ बता दिया हमारे नेता सुभाष चंद्र बोस जी के लिए, तो वो सब कुछ बताने के लिए तो कोई लाभ नहीं है क्योंकि समय का वो है। मैं केवल अपना अनुभव थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ इसमें, कि मैं जी। जब छोटी थी तब उस समय हम लोगों की पढ़ाई ही ऐसी होती थी जिसमें हम लोगों को झांसी की रानी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद, इन सब के विषय में हमारे को घर से भी और स्कूलों में भी बहुत अच्छे से उस समय में बताया जाता था। मैं ये आपको 48, 49, 50 की बातें बता रही हूँ। धीरे धीरे बाद में हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी हो गई जिसमें ये सब चीजें हम लोग भूलते चले गए। तो कुछ उसी की वजह से मेरे अंदर देश के लिए और इन सब नेताओं के लिए, जो ये सब थे, विवेकानंद जी, सुभाष चंद्र बोस जी, इनके लिए एक अलग से जुनून था। और मेरी, जब मैं थोड़ी सी बड़ी हुई तो मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं भी सेना में जाऊं और करूं कुछ। ऐसा इत्तेफाक था कि जहां मैं बचपन में रहती थी, आनंद पर्वत के पास मिलिट्री रोड है, तो वो मेरे थोड़ा घर के पास ही था। वहां से जब हम लोग पैदल, तब तो पैदल ही जाते थे, पटेल नगर जाती थी तो मिलिट्री रोड पड़ता था, और वहां पर जब ये सब इनकी धुनें बजती थी तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे सुनकर। और मुझे लगता था और मेरे को देश के प्रति भी बहुत था कि मैं कुछ करूं। किस्मत की बात है कि जब मैंने 10वीं क्लास पास की तो मैं मिलिट्री में तो नहीं जा सकी, उसमें वो सब माहौल नहीं था, पर मैंने किसी से सुना कि कोई एक ट्रेनिंग शुरू की है सरकार ने जो मिलिट्री की तरह से है। मैं आपको बताऊं तो वो आईएनए के जनरल, इनके जनरल भोंसले, उन्होंने एक स्कीम शुरू की एनएसएस के नाम से, राष्ट्रीय सेवा योजना के नाम से। और उसमें उन्होंने कहा इनको, इसमें हम अध्यापक तैयार करेंगे जो देश में सभी स्कूलों में जाकर बच्चों को अपने देश के बारे में उस तरह से बताएंगे। तो मैंने वो मैंने वो ज्वाइन कर लिया। पहले तो मैं एक बार सिलेक्ट नहीं, क्योंकि मैं 18 साल की नहीं हो पाई थी तब तक। 6 महीने के बाद जब मैं 18 साल की हो गई तो मुझे सिलेक्ट किया उन्होंने, और मैंने वो ट्रेनिंग ली। मैं आपको सही बताऊं, वास्तव में बताऊं, वो ट्रेनिंग वाकई में आईएनए, नेताजी सुभाष चंद्र जी के आईएनए की ट्रेनिंग के अनुसार ही थी। हमें वही सब गीत, वही सब चीजें, वही सुबह 4 बजे उठकर उसी ढंग से बहुत सी चीजें सिखाई गई। और मेरी मन की कुछ थोड़ी सी इच्छा पूरी हुई उसमें। फिर मैंने उसमें अपना, मेरा कैरियर भी उसी में बन गया। उसके बाद जब मैं रिटायर हुई तो कुछ घर की जिम्मेवारियों के कारण मैं जल्दी से ज्वाइन नहीं कर पाई। पर जब 2009 में स्वामी जी ने राजीव दीक्षित जी के सानिध्य, उनके सानिध्य में राजीव दीक्षित जी के साथ मिलकर भारत स्वाभिमान का एक शुरू किया, तो मैंने सबसे पहले, मेरे को लगा कि ये तो फिर से मुझे वो मौका मिल गया है। मैंने भारत स्वाभिमान को उस वजह से ज्वाइन किया। योग में और प्राकृतिक चिकित्सा में मेरा रुझाव था, मैंने ट्रेनिंग भी ली हुई थी इन सबकी। परंतु भारत स्वाभिमान का सुनकर मुझे बहुत लगा कि ये तो मेरे को फिर से इस उम्र में, जबकि मैं तब 65 साल की हो चुकी थी, मैंने उसको ज्वाइन किया। और जितना मैं कर पाई, मैंने स्वामी जी के सभी आंदोलन में भाग लिया। पर अब तो उम्र के साथ साथ मैं बहुत ही ढीली हो गई हूँ, यही सोचूं। और 1 साल के अंदर अंदर तो मेरे में बहुत चेंजेस आ गए। 1 साल पहले मैं सारे आसन, प्राणायाम काफी अच्छे से कर लेती थी। प्राणायाम तो अभी भी कर लेती हूँ, पर अब थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि हमारे देश में ऐसी ही शिक्षा होनी चाहिए, और कोशिश कर रहे हैं। और मेरे को लगता है बहुत जल्दी 5 साल में वही फिर से शिक्षा प्रणाली लागू हो जाएगी, जिसमें हम अपने देश के प्रति, अपने नेताओं के प्रति, इनके जो आचरण थे, इनके जो कैरेक्टर थे, उनके प्रति हम जागरूक कर पाएंगे अपने बच्चों को, और अपने देश को बहुत आगे बढ़ाएंगे। मैं सबसे यही अनुरोध करती हूँ कि हम जो इस उम्र में हैं, हम पूरा प्रयत्न करें कि हम अपने बच्चों को, जो शिक्षा हम भूल गए थे और हम बहुत गलत शिक्षा की ओर चले गए थे, हम अपने इस शिक्षा की ओर लौटें और पूरा प्रयत्न करें कि सभी लोग इस तरह से जाएं। धन्यवाद। धन्यवाद मंजू बहन जी, आपके आशीष वचन और आपकी